हेलो बच्चों, नमस्कार। मोल कॉन्सेप्ट की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ मोल सीखे था कि कैसे मास को या फिर अमाउंट या फिर नंबर्स को या फिर वॉल्यूम को कैसे हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। उसी सीरीज में आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज मैं एक टर्म डिफाइन करता हूँ, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी एक बहुत ही नोन टर्म है, पता ही होगा आप लोगों को। एटॉमिसिटी क्या होता है बेटा? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule of a compound। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं वही उसकी क्या होती है, एटॉमिसिटी। जैसे अगर मैं O2 लूं तो O2 के एक मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के एटम्स है ना। N2 लूं, F2 लूं, Cl2 लूं, CO लूं। CO के बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक एटम कार्बन का, एक एटम ऑक्सीजन का, कुल दो ही एटम्स हुए ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सब कैसे हो गए, इनकी एटॉमिसिटी क्या हो गई, 2 हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो मैंने लिया CO2, मैंने लिया BeCl2, ठीक है ना। इनकी एटॉमिसिटी क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है बेटा। मैंने लिया SO3, ठीक है ना, इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई, 4 हो गई। मैंने लिया P4, इसकी भी एटॉमिसिटी क्या हो गई, 4 हो गई। अच्छा, जैसे मान लो मैंने लिया H3PO4, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी जरा बताओ तो। H3PO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं बेटा? 3 एटम हाइड्रोजन के, एक फास्फोरस के, 4 ऑक्सीजन के, 8। तो आई थिंक एटॉमिसिटी टर्म आप समझते होगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर नोबल गैस की मैं बात करूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, तो दीज आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। जिनकी एटॉमिसिटी 2 है उनको हम बोलेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिनकी एटॉमिसिटी 3 है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिमिलरली 4 वाले को टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हो, ठीक है ना। चलिए, अच्छा कुछ टर्म्स में और डिफाइन करता हूं। जैसे आपको एक टर्म पता होगा, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? इट इज मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? डिपेंड करता है यूनिट ऑफ मास क्या है, वॉल्यूम क्या है। मान लो मास को मैंने लिया किलोग्राम में और वॉल्यूम को लिया मीटर क्यूब में, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मान लो मैंने मास को लिया ग्राम में और वॉल्यूम को लिया क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो ग्राम CC⁻³ एक्सेट्रा। डिपेंडिंग ऑन मास और वॉल्यूम की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हम डिफाइन कर लेंगे। ठीक है बेटा। चलिए, अच्छा अब मैं अगला टर्म डिफाइन कर रहा हूं। अगला टर्म जो होता है वो मैं लिखता हूं रिलेटिव डेंसिटी। अगला टर्म में क्या डिफाइन करूंगा, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? जैसे मैंने लिखा रिलेटिव डेंसिटी, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू सब्सटेंसेस। दो सब्सटेंस के डेंसिटीज के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव डेंसिटी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी। क्योंकि ये दो डेंसिटीज का रेशियो है, इसलिए कैसा हो जाएगा, डायमेंशनलेस। ठीक है। चलिए, अब अगला टर्म डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी सब्सटेंस के क्या होता है, इट इज द रिलेटिव डेंसिटी
of a substance with respect to water। और वाटर की भी डेंसिटी बेसिकली हम 4 डिग्री सेल्सियस वाली लेते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और मान लो यही मैं मेजर कर रहा हूं इन ग्राम पर ml, तो इन ग्राम पर ml स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी? ग्राम पर ml बोलो या ग्राम पर सीसी बोलो। अच्छा, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है ना, सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ -3 लगाने की आवश्यकता नहीं है, सॉरी, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है, आप समझ जाया करो वो, है ना, सीसी पावर -1। हाँ, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इन ग्राम पर ml और ग्राम पर सीसी क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हम लेंगे किसमें? ग्राम पर सीसी में। डेंसिटी ऑफ वाटर भी हम किस में लेंगे? ग्राम पर सीसी में। तो बच्चों आप एक बात दिमाग में हमेशा रखना, क्या कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है इट इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, और 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम पर सीसी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर सीसी अपॉन 1 ग्राम पर सीसी। ये कट गया, इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इसमें ग्राम पर सीसी। जैसे मैंने आपसे कहा कि मर्करी हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मान लो 13.6, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ मर्करी कितनी रही होगी? 13.6 ग्राम पर सीसी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बताइए? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म मैं डिफाइन करूंगा बेटा आपके लिए, वेपर डेंसिटी। यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, क्या? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इट इज अ कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस। वेपर डेंसिटी इज अ कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस। ठीक है ना? तो वेपर डेंसिटी बेसिकली क्या होता है? वेपर डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ गैस with respect to density of hydrogen gas under same conditions of pressure and temperature। किसी गैस की आप डेंसिटी लो और उसको आप डिवाइड कर दो विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब जिस कंडीशन पे आप गैस की डेंसिटी लो उसी कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पे आप हाइड्रोजन की भी डेंसिटी लो, दोनों का रेशियो ले लो, वही उस गैस का क्या होता है? वेपर डेंसिटी। इसका मतलब वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस, मान लो ये मेजर कर रहा हूं एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T, तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन भी हम किस पे मेजर करेंगे? एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। मेरी बात समझ में आ रही है? ये होता है वेपर डेंसिटी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, चूंकि वेपर डेंसिटी भी दो रेशियोज का, दो डेंसिटीज का रेशियो है, इसका मतलब वेपर डेंसिटी भी कैसा होगा बेटा? वेपर डेंसिटी भी होगा डायमेंशनलेस। वेपर डेंसिटी भी कैसा होगा? डायमेंशनलेस। जरा इसको आगे बढ़ाते हैं, आप ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस एट कंडीशंस ऑफ पी एंड टी, और सेम कंडीशन ऑफ पी एंड टी पे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर दिया। अब हमने आपको पीछे पढ़ाया है क्या कि D बराबर पी एम बाई आर टी होता है कि नहीं, बताओ? हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू डी आर टी बाई एम, याद करो लेक्चर। तो D बराबर पी एम बाई आर टी, देयरफॉर वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पी एम बाई आर टी फॉर गैस G अपॉन पी एम
बाई आर टी फॉर हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू क्या, टी गैस मोलर मास ऑफ गैस आर इंटू टी गैस अपॉन पी हाइड्रोजन इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आर इंटू टी हाइड्रोजन। मैंने क्या बोला है, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर सेम होगी मतलब टी की वैल्यू सेम रहेगी, कंडीशन ऑफ प्रेशर सेम रहेगा तो पी सेम रहेगा, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता ही होता है। तो वेपर डेंसिटी क्या बन गया, ये बन गया मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है बेटा, 2 होता है कि नहीं, बोलो। अच्छा, मोलर मास ऑफ गैस भी होगा ग्राम में, हाइड्रोजन का भी मोलर मास ग्राम में होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, ये बात आप समझ रहे हो। देयरफॉर वेपर डेंसिटी इंटू 2 बराबर क्या, मोलर मास ऑफ गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मैं फिर से बोलता हूं, 2 इंटू वेपर डेंसिटी बराबर मोलर मास ऑफ गैस। कहीं भी अगर किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी दिया है मतलब हमें उसका मोलर मास पता चल गया। कई बार आप बच्चों से पूछो कि सर कि बेटा बताओ वेपर डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो उनको लगता है कि जो यूनिट मोलर मास की होगी ग्राम की, वही यूनिट वेपर डेंसिटी की भी होगी। अरे नहीं, वेपर डेंसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है ना, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। वेपर डेंसिटी डायमेंशनलेस ही होगा, ठीक है ना। ये 2 कहां से आया, ये 2 आया है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन से। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिर क्वेश्चंस करते हैं कुछ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, अ गैस COX has vapor density of 70. Find x. कोई गैस है COX करके जिसका वेपर डेंसिटी 70 है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर वेपर डेंसिटी 70 है तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू 70, 140 ग्राम मोलर मास, तो 140 U क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 140 अगर मोलिकुलर मास है तो इसका मतलब COX, इसका मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, 12 कार्बन का प्लस 16 ऑक्सीजन का इंटू एक्स, 28x, ठीक है ना। 28x को किससे इक्वेट कर देंगे, 140 से, x बराबर क्या आ गया, 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 3.6 इंटू 10 पावर -3 ग्राम पर ml, ठीक है। देन द गैसेस, ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है बेटा SO2, दूसरा ऑप्शन दिया है बेटा CO2, तीसरा ऑप्शन दिया है N2 और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, SO3, ठीक है ना। तो देख, अच्छा और एक चीज और डेटा दिया है, गिवन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर -5 ग्राम पर एम। कैसे करेंगे, समझ ही गए होगे। देखो क्या करेंगे हम लोग, डेंसिटी ऑफ गैस दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी निकाल लो। कंडीशंस ऑफ पीएनटी सेम ही अज्यूम रहेगा, वो कोई सोचने वाली बात नहीं है। इट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, कितना हो गया, 3.6 इंटू 10 पावर -3 ग्राम पर एम एल अपॉन 9 इंटू 10 पावर -5 ग्राम पर एम एल। कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 10 पावर 2, 360 बाई 9, 40 चेक कर लेना। तो वेपर डेंसिटी अगर 40 आ गई, देयरफॉर मोलर मास कितना हो जाएगा गैस का, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू 40। अब चेक कर लो बेटा कि इन सभी गैसेस में किसका मोलर मास 80 है,
80 किसका मोलर मास है? SO3 का। आप चेक कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? श्योर? चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी of a gas with respect to methane is 4. Then the gas can be, again options, पहला O3, दूसरा CO2, तीसरा SO2, चौथा SO3। अच्छा, वेपर डेंसिटी हम निकालते किसके टर्म में है? विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। लेकिन इस बार कह रहा है वेपर डेंसिटी जो निकाला गया वो विद रिस्पेक्ट टू मीथेन है। ठीक है ना? वेपर डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ तो कुछ कह दिया, क्या हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीथेन। तो इसका मतलब इस बार वेपर डेंसिटी हम क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ मीथेन अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो डेंसिटी क्या होती है? Pm बाई आर टी। तो P इंटू मोलर मास ऑफ गैस बाई आर टी अपॉन P इंटू मोलर मास ऑफ CH4 बाई आर टी। समझ गए होगे? प्रेशर सेम होगा, टेम्परेचर सेम होगा, आर सेम होगा। ये क्या बन गया? मोलर मास ऑफ गैस बाई मोलर मास ऑफ CH4। देयरफॉर वेपर डेंसिटी कितना दिया है? 4 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ CH4 कितना? 16। तो मोलर मास ऑफ गैस कितना आ गया? 16 इंटू 4, 64 ग्राम। इसमें जरा चेक करो किसका मोलर मास 64 है? SO2 का। दिस इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? ठीक है, चलिए, ठीक। अच्छा, अब मैं आपके क्वेश्चन देता हूँ, आप ये होमवर्क ट्राई करना। मैंने क्वेश्चन दिया, एट NTP mass of 1 liter of a gas is 1.96 gram. Full stop. Find the vapor density and molar mass of gas. आपका ये होमवर्क है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ा देता हूँ, क्या, जिसको हम बोलते हैं बेटा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो होता है बेटा, पहली बात तो आप ये जानो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज, अगर कुछ नहीं दिया है, इट हैज टू बी एज्यूम्ड बाय मास। ठीक है ना? इनफैक्ट परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? बहुत ही आसान है। इट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। जैसे मैंने कोई कंपाउंड लिया CaCO3, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, ऑफ कोर्स ये परसेंटेज कैसा है? बाय डिफॉल्ट बाय मास। क्या हो जाएगा? मास ऑफ कैल्शियम कितना है इसमें? 40 अपॉन मोलर मास ऑफ CaCO3 100 इंटू 100। कितना हो गया? 40%। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? कार्बन एक ही है, एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट में एक ही मोल कार्बन, 12 अपॉन मोलर मास इंटू 100, 12। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा? या तो आप ये देखो कि 3 एलिमेंट थे, 2 का परसेंटेज आ गया, तो तीसरा क्या हो जाएगा? 100 माइनस 40 प्लस 12।
कितना हो जाएगा ये 48%। या तो आप निकाल भी लो, है ना। कैसे निकालेंगे हम इसको? 16 इंटू 3/100 इंटू 100, समझ गए होगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? बताइए। ठीक, चलिए। मान लो मैंने अगला क्वेश्चन आपको दिया, 1 प्लस C6H12O6, चलो बताओ। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का मोलर मास मैंने अपने लेक्चर्स में करवाया है, ये कितना आता है? 180। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो गया? 6 × 12/180 × 100। सॉल्व करते हैं इसको। ये गया 30 से, ये गया इससे 3 4 जा 3 10 जा 40%। चेक कर लेना। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 12 इंटू 1/180 इंटू 100। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये आएगा ऑलमोस्ट आपका कितना? 40/6 आ जाएगा ये, विच इज 20/3, विच इज 6.66% ऑलमोस्ट। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 6 इंटू 16/180 इंटू 100। ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर लो आप, ये हो जाएगा 30, ये हो गया 8, ये हो गया 15, 800/15। सॉल्व करने पे 15 5 जा 75, 15 3 जा 53.33% के आसपास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक करो। ठीक है ना। समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि a sample of insulin contains, मान लो, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मान लो a sample of insulin contains 3.4%, सॉरी, by mass of sulfur. Find the minimum molecular mass of insulin. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या कह रहा है? कह रहा है इंसुलिन एक कंपाउंड है, उसमें क्या पाया गया? उसमें 3.4% बाई मास ऑफ सल्फर है। ठीक है, एक इंसुलिन कंपाउंड है, इंसुलिन के कंपाउंड में 3.4% बाई मास ऑफ सल्फर है, और बाकी जो है वो कोई और एलिमेंट्स हैं, उनका हमको कुछ पता नहीं है। तो कह रहा है बताओ उस इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास या मिनिमम मोलर मास कितना होगा। आप एक बात समझो, जैसे मान लो मैं कोई कंपाउंड लेता हूं, जैसे मान लो मैंने लिया वाटर। वाटर में दो एलिमेंट्स हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वाटर में दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में कम से कम मिनिमम एक एटम ऑफ हाइड्रोजन और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन तो होगा ही होगा ना। जरा समझो, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने लिया H2SO4। मैंने कहा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड है। सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड है जो कि बनता है हाइड्रोजन से, सल्फर से और ऑक्सीजन से। तो तुरंत दिमाग में ये आएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में मिनिमम एक एटम तो हाइड्रोजन का होगा, एक एटम तो सल्फर का होगा और एक एटम ऑक्सीजन का भी होगा, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए। मैंने आपसे कहा CO2, मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, नेचर में मिला, उसमें कार्बन पाया गया, ऑक्सीजन पाया गया, तो उसका फॉर्मूला कुछ भी हो, लेकिन उसके एक मॉलिक्यूल में कम से कम एक कार्बन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम तो होगा ही होगा ना। इसका मतलब किसी भी कंपाउंड में, अ गिवन कंपाउंड
contains at least one atom of each of its constituent element in its one molecule। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। किसी भी गिवन कंपाउंड में उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के कम से कम तो एक एटम होंगे ही होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बस यही फंडा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि 3.4 यू सल्फर रहा होगा 100 यू ऑफ कंपाउंड में, 100 यू ऑफ इंसुलिन में। ठीक है ना? अच्छा, सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है? 32 यू। तो 32 यू सल्फर के लिए कम से कम कितना यू ऑफ कंपाउंड चाहिए? यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड से। तो एक एएमयू सल्फर कितने एएमयू ऑफ इंसुलिन में रहेगा? 100 अपॉन 3.4। देयरफॉर एक एटम ऑफ सल्फर के लिए, एक एटम ऑफ सल्फर के लिए मिनिमम कितना मास चाहिए कंपाउंड का? एक एटम ऑफ सल्फर मतलब 32 यू सल्फर कितना आ गया? 100 अपॉन 3.4 इंटू 32 यू ऑफ इंसुलिन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। इसको सॉल्व करने पे ऑलमोस्ट हमको मिलेगा 941 यू के आसपास। इसका मतलब अगर किसी कंपाउंड में 3.4% ऑफ सल्फर बाई मास है तो उस कंपाउंड का कम से कम मोलर मास, कम से कम मॉलिक्यूलर मास 941 तो होगा ही होगा। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? समझ में आ गया? चलिए फिर ठीक है, इन चीजों को आप प्रैक्टिस करिए, पढ़िए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।